cell signaling में I think there are 2 to 3 important concepts that you people are aware. So if you talk about cell communication and if you talk about cell signaling, दोनों में क्या फर्क है? What is the basic difference between cell signaling and cell communication? Cellular communication और cellular signaling में क्या difference होता है? Cellular communication का मतलब है how does one cell communicate with the other cell? Whether that communication is involving ECM attachment, whether that communication is involving cell to cell attachment, और वो organization of the tissue and all, उसको हम बोलते हैं cell communication. Cell signaling का मतलब ये होता है we are talking about a ligand or a signaling molecule, then we are talking about the receptor for that molecule and the final outcome is response. अब इसमें क्या है, अलग अलग किस्म के ligand होते हैं. There are some ligand जो सेल के अंदर जाके रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं. Then there are some signaling ligand जो सेल के सरफेस के ऊपर ही इंटरैक्ट कर जाते हैं. अब देखो उसमें दो चीजें हैं. ligand अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो सेल के अंदर नहीं जा सकता, वो आपको पता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकता. लेकिन अगर वो हाइड्रोफोबिक है तब आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा. तो अगर ligand या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन अगर हाइड्रोफोबिक होता है तब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा. इसका मतलब यह है कि कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या ligand जब सेल के अंदर जाता है तो उसके जो रिसेप्टर्स होंगे दे विल बी इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं वो रिसेप्टर. ठीक है. अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यूजुअली या तो साइटोसोल में पाए जाते हैं या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. एंड देन देयर आर सम रिसेप्टर जो ईआर के पास भी होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ यू रिमेंबर IP3 का भी जो रिसेप्टर होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ईआर. और वो किसकी तरह काम करता है? कैल्शियम आयन चैनल की तरह काम करता है. ठीक है. फिर अब रिसेप्टर अगर इंट्रासेलुलर है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल को अंदर आना पड़ेगा. अब अगर मॉलिक्यूल को अंदर आना पड़ेगा तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नलिंग होती है. मॉलिक्यूल अंदर आता है, रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है, एफिनिटी बेस्ड इंटरेक्शन होती है. मॉलिक्यूल अगर अंदर आएगा तो सेल के अंदर तो बहुत कुछ है ना, और अगर सेल के अंदर बहुत कुछ है तो उसको पता कैसे चलता है उसका रिसेप्टर कौन है? दैट इज कंपैटिबल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो एफिनिटी बेस्ड होती है, कि उसकी एफिनिटी उस रिसेप्टर के लिए या लीगेंड के लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है. उसके बाद अगर वो सेल सरफेस पे है, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, अगर रिसेप्टर सेल सरफेस पे है तो एनी हाउ सिग्नलिंग रिस्पॉन्स को न्यूक्लियस तक जाना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है. और जब भी कोई सेलुलर सिग्नलिंग होगी तो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए डीएनए के अंदर चेंजेस और डीएनए में जीन एक्सप्रेशन एंड ऑल होना चाहिए. अब आप अपने आप लॉजिकली सोचो, सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है, लीगेंड उस रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस तो अंदर है, और अगर न्यूक्लियस अंदर है तो ये रिसेप्टर और लीगेंड ने जो इंटरैक्ट करा है तो इनको जरूरत पड़ती है कुछ और सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, कि जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैसेज को पकड़ते हैं और उसको न्यूक्लियस तक लेके जाते हैं. उसमें दो चीजें होती हैं, या तो सीधा सीधा सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व है लाइक साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, IP3, या तो वो सीधा का सीधा प्रोसेस है. नहीं तो दूसरा प्रोसेस होता है फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम, जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे को फॉस्फोराइलेट करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा न्यूक्लियस में जाता है और जीन एक्सप्रेशन कराता है. अब आप अपने आप सोचो, अगर सेल के अंदर रिसेप्टर है तो रिस्पॉन्स फटाफट जनरेट इसलिए होता है क्योंकि रिसेप्टर लीगेंड सीधा डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर जाता है. बिकॉज व्हाट दे डू इज रिसेप्टर एंड लीगेंड इंटरैक्ट विद ईच अदर और सीधा सीधा वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, डीएनए के साथ इंटरैक्ट करके जीन एक्सप्रेशन कर देंगे. ये तो फास्ट हो गया, कि मतलब इसका मतलब है कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि रिसेप्टर और लीगेंड खुद ही न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए से इंटरैक्ट कर रहा है. लेकिन अगर रिसेप्टर सेल सरफेस पे है देन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैसेंजर्स, कि कोई ना कोई मैसेंजर होना चाहिए जो मेम्ब्रेन से मैसेज को कैरी कर सके न्यूक्लियस तक. एक तरीका. दूसरा तरीका फॉस्फोरिलेशन डिपेंडेंट सिस्टम, जिसको मैप काइनेज पाथवे बोलते हैं, जिसमें एक काइनेज दूसरे को करता है, दूसरा रिले रेस तो समझ आता है ना आपको, एक सिग्नल दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा भी न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन करा देता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों किस्म के रिसेप्टर्स हम लोगों की सेल्स में पाए जाते हैं. एंड देन इंपॉर्टेंट जो लीगेंड्स होते हैं दे आर लाइक हार्मोन्स. अब हार्मोन्स में आपको पता है दे आर लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देयर आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देयर इज थायरॉक्सिन, अलग अलग, देयर इज टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. हर एक हार्मोन कैटेगरीज जो हैं उनके रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो वी विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन. फिर रिसेप्टर्स में आई टोल्ड यू देयर आर लाइक सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. देन देयर आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं.
अब उसमें भी जो इंट्रासेलुलर हैं दो लोकेलाइजेशन होती है उनकी, या तो साइटोसोल में होंगे या साइटोसोल में होंगे या न्यूक्लियस में होंगे। अब आपने आप ये सोचो जो न्यूक्लियस में ऑलरेडी न्यूक्लियस में वो फटाफट रिस्पॉन्स करता है और वो एक ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और यू नो दिस थिंग कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा बीएमआर एंड ऑल उन सारी चीजों को रेगुलेट करता है। और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर साइटोसोल में पाए जाते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑल, ईस्ट्रोजन एंड ऑल उनके पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फैमिली जो है जीपीसीआर है। सबसे बड़ा रिसेप्टर नहीं है वो, लेकिन लार्जेस्ट फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, क्योंकि ऐसे भी रिसेप्टर्स आगे मैं आपको बताऊंगा जो 12 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल प्रोटीन्स होते हैं, बट देन जो जीपीसीआर होता है दैट 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल प्रोटीन। और ये हायर एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा इवॉल्व रिसेप्टर है, क्योंकि लोअर एनिमल्स के अंदर जीपीसीआर नहीं पाया जाता, इट इज ओनली फाउंड इन हायर एनिमल्स। अब एक रिसेप्टर है जो लोअर एनिमल में भी पाया जाता है, हम लोगों में भी पाया जाता है, वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है। दैट मीन वो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा कंजर्व रिसेप्टर है, दैट इज फाउंड इन द लोअर एनिमल्स आल्सो एंड द हायर एनिमल्स आल्सो। अब देन उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है, सिंपल लॉजिक आप याद रखो, रिस्पॉन्स का मतलब है एनीथिंग दैट हैज टू डू विद द डीएनए, एंड इफ इट इज एनीथिंग दैट हैज टू डू विद द डीएनए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन और वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ सम एंजाइम्स, कि कुछ एंजाइम जो है या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या इनिबिट हो जाते हैं। अब आप मेरे को कोई एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बताओ जो मैंने आपको सेल बायो में पढ़ाया है, एनी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन सेल बायोलॉजी, और उसका रिसेप्टर बताओ और उसका रिस्पॉन्स बताओ। एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन वाज ए लिगेंड, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और उसका रिसेप्टर कौन सा था? निकोटिनिक रिसेप्टर। और वो निकोटिनिक रिसेप्टर कहां पे पाया जाता है? न्यूरॉन्स एंड मसल्स। एंड देन उसका मेन काम क्या होता है? एक्साइटेशन प्रोड्यूस करना। सो दैट मींस देयर आर रिसेप्टर्स जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं बाय चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो, और वो रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। अब उसमें अगर आपने देखा है जो एसिटाइलकोलिन है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, एक इनिबिटरी है, एक एक्साइटेटरी है। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि एक लिगेंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। देन देयर इज अदर कॉन्सेप्ट आल्सो, एक रिसेप्टर 2 डिफरेंट लिगेंड से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये भी चीज याद रखना। उसके भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि सेम रिसेप्टर कैन इंटरेक्ट विद 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आपसे बोला जाता है एक्स एंड वाई आर द 2 लिगेंड, दे इंटरेक्ट विद द सेम रिसेप्टर, कोई भी आपको एक रिसेप्टर दे दिया, सेम रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते, तो उनकी फिर प्रॉपर्टीज कैसी होंगी एक्स और वाई की? शेप शुड बी सेम, स्टीरियो स्पेसिफिक इंटरेक्शन, और आई शुड से यू नो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दी स्पेस विल बी सेम, तभी वो इंटरेक्ट कर सकता है, नहीं तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या ये कहना ठीक है कि अगर 2 डिफरेंट लिगेंड सेम रिसेप्टर से इंटरेक्ट करे तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? नहीं, दे माइट प्रोड्यूस इनिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट, दोनों चीजें कर सकता है वो, और वो रिस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि वो बाइंड करने के बाद कैसा रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे कभी कभार कमी हो जाती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, यू नो, लोग इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते हैं, एंड देन जो निकोटिनिक रिसेप्टर एंड ऑल अगर उनको स्टिमुलेट कराना हो तो फिर डॉक्टर निकोटीन भी दे सकता है। निकोटीन ड्रग कैन बी गिवन टू द पेशेंट ताकि वो जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं दे एक्ट एज यू नो दे गेट एक्टिवेटेड। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? यही पूरी की पूरी सेल सिग्नलिंग है दैट वी नीड टू डिस्कस। सो ये 3 कंपोनेंट है। अब ये 3 कंपोनेंट में आपको सब पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिगेंड है, एंड देन यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, एंड देन यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स इज देयर इन दैट सिग्नलिंग। तो अगर मैं ग्लोबली बात करूंगा, पहले हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सिग्नलिंग पढ़ेंगे, फिर जीपीसीआर सिग्नलिंग है, पूरी की पूरी एक बड़ी सिग्नलिंग है, उसके बाद रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की सिग्नलिंग है, देन देयर इज जैक-स्टैट पाथवे, उसके बाद कुछ डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सिग्नलिंग है जिसमें हेजॉक सिग्नलिंग आता है, WNT पाथवे आता है और TGF बीटा सिग्नलिंग आता है। फिर 2 सिग्नलिंग और हैं, बट वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो प्लांट फिजियो में आप पढ़ोगे। दैट इज योर 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम इन प्लांट्स, जिसमें इथाइलिन रिसेप्टर सिग्नलिंग आता है और साइटोकाइन जो हार्मोन है उसकी सिग्नलिंग का जो आता है। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस दैट इज गिवन इन योर CSIR यूनिट 4 अबाउट सेल सिग्नलिंग। ठीक है, चलो इसके बारे में एक एक लाइन लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यू राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 3 important components of cellular signaling. 3 important components of cellular signaling are 3 important components of cellular signaling are, उसमें सबसे पहले लिखो ligand. Important component of cellular signaling are, तो first write down ligand. It is a signal molecule
It is a signal molecule produced by, it is a signal molecule produced by animal cells. अच्छा, मैं अभी एनिमल की बता रहा हूं तो इसलिए एनिमल सेल्स लिखवाता हूं आपको. इसका मतलब ये नहीं है प्लांट में नहीं होता ये, ठीक है. और इसका मतलब ये भी नहीं है बैक्टीरिया में भी नहीं होता. बैक्टीरिया भी सेलुलर सिग्नलिंग करता है, प्लांट भी करता है, ठीक है. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इट कैन बी ए हार्मोन. लिगेंड हार्मोन भी हो सकता है. इट कैन बी ए हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर. इट कैन बी ए हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, amino acid. It can be a hormone, neurotransmitter, amino acid, peptide. Hormone, neurotransmitter, amino acid, peptide, gas, etc. Peptide, gas, etc. सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग गैस जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट कराती है. एंड देन इन इम्यूनोलॉजी आई टोल्ड यू नाइट्रिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर आरएनएस ऑल्सो. रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज भी वो बनाता है फेगोसाइटोसिस में. कुछ याद है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. लीगेंड कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर. लीगेंड कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर. अब जो लीगेंड है वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है. लीगेंड कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर. कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इन नेचर. लिख लिया. नेक्स्ट लिखो रिसेप्टर. सेकेंड कंपोनेंट लिखो रिसेप्टर. रिसेप्टर राइट डाउन. इट इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. रिसेप्टर याद रखना हमेशा प्रोटीन ही होता है. लीगेंड हो सकता है नॉन प्रोटीनेशियस भी हो, बट रिसेप्टर इज ऑलवेज प्रोटीनेशियस. क्योंकि लीगेंड वो भी हो सकता है ना, स्टीरॉइड भी हो सकते हैं, और जो लीगेंड है प्रोटीन भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है. लेकिन जो रिसेप्टर है जो उनके साथ इंटरैक्ट करेगा, इट हैज टू बी ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इट इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स which interacts with, it is a protein complex which interacts with ligands in a selective manner. Which interacts with ligand in a selective manner. बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव मैनर में इंटरैक्ट करता है. Which interacts with ligand in a selective manner. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ligand receptor interaction. Ligand receptor interaction involves non-covalent interactions. Ligand receptor interaction involves non-covalent interactions. Involve non-covalent interactions. अब non-covalent interaction तो पता है चार कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन और आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल्स इंटरैक्शन. तो ये चार होती हैं जो लीगेंड और रिसेप्टर की इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और यही चीज है इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी. इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी भी जो इंटरैक्ट करते हैं दैट इज आल्सो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन. सेम ligand can interact with two different receptors. Same ligand can interact with two different receptor. तो जो सेम ligand है वो दो डिफरेंट रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है. सेम ligand can interact with two different receptor. For example, acetylcholine. For example, acetylcholine interacts with nicotinic receptor. Interacts with nicotinic receptor and muscarinic receptor. ये याद आ रहा है ना. Acetylcholine interacts with nicotinic receptor and muscarinic receptor. तो इसका मतलब है एक लीगेंड दो डिफरेंट रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है. निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है ये कहना ठीक है कि निकोटिनिक रिसेप्टर आर लीगेंड गेटेड आयन चैनल्स. हाँ या ना. यस. क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर से जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तब वो सोडियम आयन चैनल की तरह काम करता है जिसके थ्रू सोडियम बाहर से अंदर आ जाता है. और मुस्करानिक रिसेप्टर जो है ये जीपीसीआर होता है.
और ये इनिबिटरी जी प्रोटीन से जुड़ा होता है जो हाइपर पोलराइजेशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, सेम रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। सेम रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। तो जो सेम रिसेप्टर है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। सेम रिसेप्टर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मुस्कुरानिक रिसेप्टर, causes hyperpolarization। मुस्कुरानिक रिसेप्टर, हाइपरपोलराइजेशन याद आ रहा है ना सबको, एक्स्ट्रा नेगेटिव। मुस्कुरानिक रिसेप्टर causes hyperpolarization in cardiac muscles, कार्डियक मसल्स में हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है, causes hyperpolarization in cardiac muscles, whereas in pancreas, और अगर हम इसी रिसेप्टर की पैंक्रियाज में बात करें, whereas in pancreas it causes alpha amylase secretion। In pancreas it causes alpha amylase secretion। इसका मतलब यह हो गया एसिटाइल कोलिन अगर सेम रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा और वो रिसेप्टर अलग अलग सेल्स में है तब उसका सिग्नलिंग रिस्पांस भी अलग अलग होगा। अगर वो कार्डियक मसल में है तो वो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेगा, जिसको हम बोलते हैं फायरिंग ऑफ मसल्स को इनिबिट कर देता है वो, ठीक है या फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल को इनिबिट करता है वो। और अगर यही मुस्कुरानिक रिसेप्टर पैंक्रियाज का है तो एसिटाइल कोलिन पैंक्रियाज में क्या करता है, अल्फा माइलेज सिक्रीशन कराता है। ये कौन सा अल्फा माइलेज है, ये कहां जाएगा बाद में सिक्रीट होने के बाद, कहां जाएगा, अरे जाएगा कहां, वो सुना है पैंक्रियाटिक जूस, कहां जाता है वो, इंटेस्टाइन, सो दैट विल गो टू इंटेस्टाइन। भाई अल्फा माइलेज हमारे इसमें भी होता है, सलाइवा में भी होता है, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो सलाइवा में होता है दैट इज ए डिफरेंट सोर्स, but now we are talking about an alpha amylase of intestinal juice that is actually secreted by pancreas in response to acetylcholine। तो इसका मतलब है acetylcholine डाइजेशन को भी हेल्प करता है। और ये बोलते हैं कि यू नो somewhere or the other if the person takes lot of caffeine and all those things, क्योंकि they act as stimulants, वो स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, तो वो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है ना उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए कभी भी खाली पेट कॉफी नहीं पीनी चाहिए। यू कैन ड्रिंक चाय पी सकते हो क्योंकि उसमें द अमाउंट ऑफ न्यूरो स्टिमुलेंट इज लेस कंपेयर टू कॉफी। और कॉफी अगर जो इंसान खाली पेट पीता है उसको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फूड बहुत जल्दी बढ़ जाता है और डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो, तो ये एक रीजन होता है, क्योंकि ये न्यूरो स्टिमुलेंट एंड ऑल ये इंटेस्टिनल मोबिलाइजेशन को बढ़ाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ऑन द बेसिस, इसी में रिसेप्टर में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, on the basis of distribution two different types, on the basis of distribution two different types of receptors are present।